हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन शब्द का अर्थ होता है अर्थ क्रस्ट में से, ज़मीन के अंदर से जब धातु को बाहर निकाला जाता है और उसे प्यूरिफाई किया जाता है तो पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। ज़मीन से मेटल का निकालना, ज़मीन से धातु का निकालना मतलब एक्सट्रैक्शन। तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है वो देखेंगे। आपके स्क्रीन पर ये रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही होगी, ओके। ये सेम डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगी और कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्या? डिफाइन द टर्म्स। किसको बोलेंगे मिनरल, किसको बोलेंगे ओर और किसको बोलेंगे गॉन्ज। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट और what chemical process is used for obtaining metal from its oxide state. What chemical process is used for obtaining metal from its oxide state? तो ये सभी आपके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में बीच में, चैप्टर के बीच में ही कहीं पे जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे से टेबल में, ये वो क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली एग्जाम में आ सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके बहुत चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आए। तो क्या होता है एक्सट्रैक्शन, उसे स्टडी करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स लेक्चर खत्म होने तक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमें स्टडी करना होगा कि किससे कहेंगे हम एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेटल को या धातु को जमीन से निकालना, उसे प्यूरिफाई करने को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। अब मिनरल का मतलब क्या? मिनरल ये अभी देखा था ना हमने, किससे कहेंगे हम मिनरल। तो द केमिकल कंपाउंड्स और द एलिमेंट्स which are obtained from earth crust. From earth's crust are called as minerals. किसे कहेंगे हम मिनरल या मिनरल्स? अर्थ क्रस्ट में से जो केमिकल फॉर्मूले हमें मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मिनरल्स। जमीन के अंदर से जो भी केमिकल फॉर्मूले या एलिमेंट्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल्स। और किसे कहेंगे हम फिर ओर? तो ओर मतलब भी मिनरल का ही एक फॉर्म है। दोज मिनरल्स, ये वही 3 क्वेश्चन है जो पहले हमने अभी देखे थे, ओके। डिफाइन द टर्म्स मिनरल, ओर, गॉन्ज। ये लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। किसे कहेंगे ओर? Those minerals which contain high percentage of metals are called ores. किसे कहेंगे ओर? वो मिनरल्स जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, दोज मिनरल्स विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स, दे आर कॉल्ड एज ओर। मिनरल्स जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो उन्हें कहा जाता है ओर। और किसे कहेंगे हम गॉन्ज? GANGUE, गॉन्ज। द इम्प्यूरिटीज, ये एक एक मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या 2 मार्क के लिए। द इम्प्यूरिटीज सच एज सैंड, सॉइल, which are present in ores
विच आर प्रेजेंट, या फिर बोल प्रेजेंट से बेहतर अगर हम इस्तेमाल करेंगे विच आर अटैच्ड टू ओर्स। आर कंसिडर्ड एज गॉज। ओके, किसे कहेंगे गॉज? जो मिनरल हमें धरती से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी लगी हुई होती है, सैंड, सॉइल और भी बहुत सारी चीजें, पत्थर वगैरह अटैच हो सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे छोटे पत्थर बोले तो रेत। तो जो इम्प्यूरिटी मिनरल्स के साथ अटैच्ड होती है या ओर्स के साथ अटैच होती है, उसी को कहा जाता है गॉज। ये हो गई हमारी 3 डेफिनेशंस, मिनरल, ओर और गॉज। क्योंकि मिनरल और ओर समझ जाएंगे तभी, ये देखिए यहां पर एक डायग्राम भी दिख रहा है ना आपको, जहां पर ओर लिखा हुआ है। तो ओर से अलग अलग मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम कैसे अलग अलग, कौन सी केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे मेटल्स को अलग अलग करने के लिए, वो देखने से पहले हमें ये 2 टर्मिनोलॉजीज जानना जरूरी था। तो मिनरल मतलब दोज केमिकल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। उसमें भी और किसे कहेंगे? ऐसे मिनरल जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा है, मेटल की मात्रा ज्यादा है, ऐसे मिनरल्स को कहा जाएगा ओर। और जो इंप्यूरिटी ओर के साथ में प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है गॉज। इसको पहले सेव कर लेंगे, साथ में डायग्राम भी लगी हुई है, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेंगे, फिर इस डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सेव करेंगे, हो गया। चलिए अब इस टेबल को देखेंगे। पहले इसकी विजुअलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन अब मैंने मॉडिफिकेशन करके आपको दिख रहा होगा, थोड़ा डार्कन किया, आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो जो ओर रहेगा, ओर मतलब जिसमें ऐसा मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब उसमें हमने यहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। तो ये जो मेटल से ऊपर के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रोलाइसिस नामक प्रोसेस से सेपरेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? और उसके नीचे में देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज का फर्दर कंटिन्यूएशन, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ओके, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर। ये ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्साइड और सल्फाइड की अवस्था में मिलते हैं, सल्फाइड की अवस्था में बेसिकली। और फाइनल उनकी जो प्रोसेस रहती है रिडक्शन यूजिंग कार्बन। और उसके नीचे देखिए Ag एंड Au। Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सिल्वर मतलब Ag एंड गोल्ड मतलब Au, राइट। और व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड स्टेट? तो यहां पर देखिए रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ये जो प्रोसेस है ये अभी मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इसका आंसर है रिडक्शन। रिडक्शन का इस्तेमाल करके, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन, मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर, तो क्या बच जाएगा? मेटल। मेटल ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा मेटल। प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन, ओके। अगर सेव करना है इसको तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी किए तो चलेगा, कर लीजिए वैसे, ओके। हाँ, तो यहां पर देखिए कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यहां मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, पिघले हुए ओर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है। ये जो प्रोसेस है ये हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस।
आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस डायग्राम में देखिए, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम या फिर मॉडरेट रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी भी, और मेटल्स विच आर वेरी लेस रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये तो जो लो रिएक्टिव रहते हैं वो अपनी नेटिव अवस्था में ही मिलते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे यहां पर, या तो मेटल हमें मिलेगा सल्फाइड की अवस्था में, मेटल सल्फाइड, या मेटल हमें मिलेगा कार्बोनेट अवस्था में। ओके, तो कौन सा मेटल किस अवस्था में मिलता है वो देखेंगे, फिर उनकी सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी are found in sulfide or oxide state। या तो सल्फाइड अवस्था में मिलेंगे या तो ऑक्साइड अवस्था में मिलेंगे। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी में आता है जिंक, ओके, लीड, ऐसे मेटल्स आर फाउंड इन कार्बोनेट, कार्बोनेट फॉर्म, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड और सल्फाइड। एक चीज ध्यान में रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई मेटल मेटल ऑक्साइड की अवस्था में मिलता है तो मेटल सल्फाइड की अवस्था में नहीं मिल सकता। ऐसा जरूरी नहीं कि मेटल सल्फाइड की अवस्था में मिलता है तो मेटल ऑक्साइड की अवस्था में नहीं मिल सकता। ऑक्साइड अवस्था में भी मिल सकते हैं, सल्फाइड अवस्था में। इसलिए देखिए ना, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड या फिर ऑक्साइड अवस्था में मिलते हैं, लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो कार्बोनेट अवस्था में मिलते हैं। तो लो रिएक्टिविटी वाले जो है वो कार्बोनेट अवस्था में नहीं रह सकते। लो रिएक्टिविटी वाले कार्बोनेट अवस्था में, ऑक्साइड अवस्था या सल्फाइड अवस्था में रहते हैं। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। ओके, रॉक सॉल्ट की अवस्था में मिलते हैं, सॉल्ट्स सल्फेट्स की अवस्था में मिल सकते हैं, क्लोराइड्स की अवस्था में मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब स्टडी करेंगे उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, यह सेंटेंस तब रिपीट होगा। अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले। तो किन्हें कहेंगे हम मेटल सल्फाइड, यहां ध्यान दीजिए, मेटल सल्फाइड। जैसे जिंक हमें जिंक सल्फाइड की अवस्था में मिल सकता है, जिंक हमें जिंक कार्बोनेट की अवस्था में मिल सकता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, और जिंक ऑक्साइड की अवस्था में भी मिल सकता है, लेकिन जिंक ऑक्साइड की अवस्था में बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा। जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट की अवस्था में मिल सकता है। मेटल सल्फाइड S2 निगेटिव मतलब सल्फाइड, CO3 2 निगेटिव आयन इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। ये आप सबको 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, कार्बोनेट, दिस इज सल्फाइड। और ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, ये हो गया ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट। चलिए, तो क्या प्रोसीजर होंगी उसे देख लेते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अगर सल्फाइड अवस्था में मिलता है तो हमें रोस्टिंग नामक प्रक्रिया करनी होगी। सल्फाइड अवस्था में मिलता है तो रोस्टिंग नामक प्रक्रिया करनी होगी। कार्बोनेट अवस्था में अगर मिलता है तो कैल्सिनेशन नामक प्रोसेस करनी होगी। तो क्या होता है रोस्टिंग और क्या होता है कैल्सिनेशन, उसे देखते हैं। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये डेफिनेशन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती है। द कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड, द कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड the conversion of metal sulfides into metal oxide by heating sulfide ore in presence of excess of oxygen। ये शब्द ध्यान में रखेंगे, excess of oxygen। The conversion of metal sulfide into metal oxide by heating sulfides by heating sulfide ores in presence of excess of oxygen below its melting point। This process is called रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? मेटल सल्फाइड का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, मतलब रोस्टिंग। एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड प्लस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस में ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड का बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर का बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में रहता है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, तो यहां हमें ऑक्सीजन कितने लगेंगे? 3, तो हम यहां पर लिखेंगे 3/2। 3/2 ऑक्सीजन, 1.5 गुना ऑक्सीजन लगेगा जिंक सल्फाइड के कंपैरिजन में। द कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड, इस केस में जिंक सल्फाइड, ओके, इस केस में जिंक सल्फाइड। The conversion of metal sulfide into metal oxide by heating in presence of excess of oxygen below its melting point, this process is called roasting। below its melting point, ये सेंटेंस ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो मेटल सल्फाइड सॉलिड अवस्था में बन जाएगा, मेटल सल्फाइड लिक्विड अवस्था में। मेल्टिंग पॉइंट तक अगर किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो सॉलिड का बन जाएगा लिक्विड। इसीलिए ये प्रोसेस को हम कैरी आउट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ओके। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी या तो सल्फाइड ओर या फिर ऑक्साइड ओर में मिलते हैं। जनरली सल्फाइड ओर में ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए डायग्राम में सल्फाइड लिखा है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले या तो सल्फाइड ओर में मिल सकते हैं या तो कार्बोनेट ओर में मिल सकते हैं। तो सल्फाइड ओर में मिले तो प्रोसेस जो की जाती है उसे कहा जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है हमने जस्ट अभी देखा। रोस्टिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड अवस्था का, सॉलिड अवस्था, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव कर लेंगे इसको, फिर हम देखते हैं कैल्सिनेशन किसे बोलेंगे। हो गया? चलिए, व्हाट इज कैल्सिनेशन? ये 2 मार्क के लिए डेफिनेशन आ जाएगी। कैल्सिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट to metal oxide by heating carbonate ore in limited amount of oxygen।
बाय हीटिंग कार्बोनेट और इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन नहीं भी रहा तो चलेगा। ऐसा क्यों, ये जब रिएक्शन लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। किसे कहेंगे हम कैल्सिनेशन? कार्बोनेट ओर का ऑक्साइड बनाना, मेटल कार्बोनेट का मेटल ऑक्साइड बनाना बाय हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जैसे जिंक कार्बोनेट अवस्था में भी मिलता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल की जगह यहां पर है जिंक। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, ट्रायंगल मतलब हीट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो यहां पर बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिंक ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में, जिंक कार्बोनेट भी सॉलिड अवस्था में रहेगा। यहां ध्यान देंगे, मेटल कार्बोनेट, इस केस में जिंक कार्बोनेट, कन्वर्जन ऑफ जिंक कार्बोनेट टू जिंक ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट टू मेटल ऑक्साइड, by heating in presence of limited amount of oxygen or in absence of oxygen। ठीक है, below its melting point, this process is called calcination। अब यहां पर देखेंगे ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है कार्बोनेट आयन में, CO3 कार्बोनेट, 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए अलग से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था, यहां पर क्या हमें ऑक्सीजन सप्लाई करके हीट करना था, यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हीट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो एक चीज ध्यान देंगे, जिंक सल्फाइड अवस्था में भी मिलता है और जिंक कार्बोनेट अवस्था में भी मिलता है। दोनों भी रिएक्शन में मेटल कहां तक पहुंचा है? ऑक्साइड अवस्था में पहुंचा है, ऑक्साइड अवस्था में। अब ऑक्साइड में से हमें जिंक अलग निकालना है, मेटल अलग निकालना है, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा ऑक्सीजन अलग और जिंक मिलेगा हमें अलग। ठीक है, पहले इसको सेव कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर दोनों का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मैं बताता हूं। हो गया, चलिए। तो दोनों भी रिएक्शन में, रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में, अभी तक फाइनल प्रोडक्ट क्या आया है? मेटल ऑक्साइड। अब इस डायग्राम में देखिए, कहां गई? रोस्टिंग का भी प्रोडक्ट है ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब मेटल ऑक्साइड। कैल्सिनेशन का भी प्रोडक्ट है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड में हम करेंगे रिडक्शन। यहां पर देखिए हमने लिखा था ना, कहा गया रिडक्शन, सॉरी उस वाले क्वेश्चन में देखा था, हाँ ये देखिए, What chemical process is used for obtaining metal from its oxide state? Reduction। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकालो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल। तो दोनों का भी फाइनल प्रोडक्ट है मेटल ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड स्पेसिफिकली, इसको कार्बन सॉलिड अवस्था में के साथ हम रिएक्ट करेंगे। ओके, तो रिएक्ट करने के बाद ये बनेगा जिंक सॉलिड अवस्था में अलग प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अवस्था में अलग। जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक, दिस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। ये हो गया हमारा फाइनल मेटल। फिर इसको प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। प्यूरिफिकेशन की कुछ अलग प्रोसेसेस होती है जो आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर रहेगा, ठीक है। जनरली 12th स्टैंडर्ड में जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह, तब वो चीज़ वहाँ पर आएगी, तब डिटेल में बता दूंगा। दिस इज द फाइनल प्रोसेस। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। हाँ, कार्बन ने जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया है। यहां ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये रिडक्शन का रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने साथ में पढ़ाई थी, तो वहां पे हमने देखा था कि कुछ मेटल ऑक्साइड अवस्था में दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, कैल्शियम का Ca और सोडियम का Na, राइट। तो ये ऐसे मेटल्स है जो अपने से कम रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, MnO2, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपके बुक में दी गई है, मैंगनीज ऑक्साइड। सॉलिड अवस्था में इसके रिएक्शन हम करेंगे एल्यूमिनियम के साथ में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स है जो अपने से कम रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसे मेटल्स है जो अपने से कम रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस करेंगे और खुद ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 प्लस Mn, सॉलिड अवस्था। ये चीज ध्यान से देखेंगे। एरो के बाद में एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। एरो के पहले कितना है? 1। कितने होने चाहिए? 2। एरो के बाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एरो के पहले ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये लगेंगे हमें 3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें लगेंगे एरो के पहले मैंगनीज है 3, एरो के बाद में कितने मैंगनीज बनेंगे? 3 प्लस हीट, प्लस हीट। और ये हाँ, ये मोल्टन अवस्था में बनेगा। मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में, लिक्विड अवस्था में बनेगा। मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी होगी। जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उससे ज्यादा हीट रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद में उससे ज्यादा हीट निकलेगी। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जितनी हीट सप्लाई करेंगे उससे ज्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होगी। इतनी हीट रिलीज होती है कि मैंगनीज मेटल यहां सॉलिड अवस्था में ना बनते हुए मोल्टन अवस्था में बनता है। अब वो पिघली हुई अवस्था में बना, इसका मतलब ये थोड़ी वो पिघला हुआ ही रहेगा, थोड़ी देर बाद तुरंत तो सॉलिड बन जाता है। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब वो लिक्विड अवस्था में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है, मोल्टन अवस्था, उसके बाद तुरंत वो सॉलिड बन जाएगा। ये एक रिएक्शन हो। उसके बाद आपके बुक में एक और एग्जाम्पल है जिसमें है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या फिर आयरन 3 ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में, प्लस यहां पर भी हम लेंगे एल्यूमिनियम। रिएक्टेंट्स को हम हीट सप्लाई करेंगे। ओके, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा?
वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर बना है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, ट्वाइस Fe। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एरो के बाद में एल्यूमिनियम 2, एरो के पहले एल्यूमिनियम 1, कितने होने चाहिए, 2। एरो के बाद में ऑक्सीजन 3, एरो के पहले ऑक्सीजन 3, ठीक है। और एरो के बाद में 2 Fe, क्योंकि एरो के पहले भी 2 Fe है। यहां पर Fe जो है वो मोल्टन अवस्था में बनता है, लिक्विड अवस्था में बनेगा, मोल्टन। इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन करके 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन 1 मार्क की, उसके नीचे थ्योरी लिखेंगे 1 मार्क की। कैसे लिखेंगे थ्योरी? द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम बाय सप्लाइंग हीट to form products such as aluminum oxide and molten Fe. This reaction is called thermite reaction, and thermite reaction is used to join railway tracks. रेलवे पटरियों को आपस में ज्वाइन करने के लिए ये रिएक्शन से उन्हें पिघलाना पड़ता है, ठीक है। ये रिएक्शन कैरी आउट करते और पिघली हुई अवस्था में जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 रेलवे पटरियों को ज्वाइन करता है। थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड दिस इज थर्माइट रिएक्शन। इसको करेंगे सेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। हो गया। इसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है वो पाउडर अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पाउडर अवस्था में। सॉलिड अवस्था, पाउडर भी तो सॉलिड ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। सॉलिड अवस्था में रिएक्ट होता है। और सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये सेंटेंस लिखना मैं भूल गया था, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, यहां एक चीज ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रहा है? एल्यूमिनियम के ऊपर, क्योंकि एल्यूमिनियम का बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। दोबारा इसको सेव कर लेंगे, मेक इट फास्ट। हो गया। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको लर्न कर लिया होगा। कॉपर के नीचे वैसे आता है यहां पर Hg, मतलब मर्क्यूरी। ओके, अब ये आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्दर इसमें अभी जब बताऊंगा तब पता चल जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये सॉल्ट्स की अवस्था में मिलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग किए जाते हैं। ये जो मेटल्स है जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, Hg, ये ऊपर वाले लीड तक के आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। लो रिएक्टिव में आते हैं कॉपर और मर्क्यूरी, और सिल्वर और गोल्ड जो है ये बहुत ही कम रिएक्ट होते हैं। वैसे यहां पर सिल्वर जो है ये कोरोजन में जाता है और सिल्वर का बनता है सिल्वर सल्फाइड। अब ये कोरोजन मैंने बीच में क्यों लाया मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या लिखा है? सिल्वर एंड गोल्ड आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। जमीन के अंदर हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं, आजू बाजू भी सिर्फ मिट्टी लगी हुई होती है, उसको सिर्फ साफ करना होता है। लेकिन उसके ऊपर वाले जो मेटल्स है हमको या तो सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट अवस्था में मिलते हैं। कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड बनाना कैल्सिनेशन, सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बनाना रोस्टिंग, ये हमने देख लिया। अब ये जो है कॉपर और मर्क्यूरी, ये दोनों मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव में, लेस रिएक्टिव और मॉडरेट, लो रिएक्टिविटी और मॉडरेट रिएक्टिविटी दोनों में आते हैं। ये दोनों, ऐसे केमिस्ट्री है तो थोड़े एक्सेप्शंस तो रहेंगे। ये दोनों को हम ये नहीं बोल सकते कि वो मॉडरेट रिएक्टिव है या
मतलब लो रिएक्टिव है, दोनों भी क्वालिटी में आते हैं, जनरली लो रिएक्टिव है। अब ये जमीन के नीचे सल्फाइड अवस्था में नहीं मिलता, लेकिन जमीन के ऊपर मतलब सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर सल्फाइड की लेयर बनती है, जो अगले वीडियो में हम कोरोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्लस कोरोजन जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने लास्ट इसमें दोबारा मॉडिफाई करके रखा है। अभी मैंने क्या बताया, कॉपर और मर्क्यूरी, ये हो गई रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। बाकी रिएक्टिविटी सीरीज जैसी की वैसी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में Hg मिसिंग था, मैंने अभी लिखकर बता दिया, यहां पर पूरा कंप्लीट। अब मर्क्यूरी और मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड, इसे कहा जाता है सिनेबार। मर्क्यूरी के ओर को कहा जाता है सिनेबार। एक मार्क का एमसीक्यू का क्वेश्चन, मर्क्यूरी ओर्स या मर्क्यूरी सल्फाइड्स को कहा जाता है सिनेबार। अब यहां पर सिनेबार का एक डायग्राम, कलर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका, ठीक है। ब्रिक रेड कलर का होता है ये, जो ईंटों का रेडिश कलर जो होता है उस कलर में ये सिनेबार रहता है। अब ये जो दो मेटल है कौन से, कॉपर एंड Hg, ये है लो रिएक्टिविटी सीरीज के, लो रिएक्टिविटी। उसके ऊपर तक ये जिंक तक जितने आते हैं ये हो गए मॉडरेट वाले, जो कार्बोनेट अवस्था में भी रह सकते हैं। और ये जो है ये हो गए इलेक्ट्रोलाइसिस वाले, सॉल्ट की अवस्था में रहने वाले, ओके। ये 5, ये नीचे के 3 मॉडरेट या नीचे के 5 मॉडरेट, लेकिन ये 2 लो रिएक्टिविटी में आते हैं। तो कॉपर सल्फाइड अवस्था में रहता है CuS, कॉपर 2 सल्फाइड, कॉपर 2 सल्फाइड, ओके, डोंट वरी, इसको मैं अलग करके लिखता हूं। और Cu2S, कॉपर 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1 सल्फाइड। दोनों भी अवस्था में नेचर में रह सकता है, लो रिएक्टिविटी वाले ये हो गए। कॉपर 2 सल्फाइड भी रह सकता है, कॉपर सल्फाइड सॉरी, Cu2S, Cus मतलब कॉपर 2 सल्फाइड। ये रोमन में जो 2 लिखा है ये कॉपर का चार्ज बता रहा है, यहां पर +2 है। Cu2S में कॉपर 1 सल्फाइड लिखा है, ये रोमन में जो 1 लिखा है ये इस कॉपर का चार्ज बता रहा है, एक कॉपर के ऊपर +1 चार्ज। तो जो और मिलता है वो रहता है Cu2S में, ओके, Cu2S एंड HgS मतलब ये सिनेबार। ये दोनों को, लो रिएक्टिविटी वालों को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका हिसाब देखेंगे। अब सल्फाइड है तो हमें पता है कौन सी प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको सेव कर लेंगे, फिर इन दोनों की रिएक्शन लेके ये लेक्चर खत्म कर देंगे। जल्दी से जल्दी सेव करेंगे इसको। चलिए अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, HgS मतलब सिनेबार, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या बनेगा, HgO प्लस सल्फर का बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में, सिनेबार सॉलिड अवस्था में, HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में। मर्क्यूरी लिक्विड मेटल है, लेकिन ध्यान दीजिए मर्क्यूरी सल्फाइड सॉलिड अवस्था, मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड अवस्था। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, Hg1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो यहां लगेंगे हमें 3/2 ऑक्सीजन। अब यहां पर मैं दोबारा HgO को, ओके,
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे। ट्रायंगल का मतलब हीट होता है। यहां पर सॉरी, इसमें हमें SO2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ HgO को हीट करना है। Hg अलग प्लस हाफ O2 अलग। लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है कॉपर और मर्क्यूरी, इनको सल्फाइड को गर्म करो ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्साइड को गर्म करो ऑक्सीजन अलग भागेगा और मेटल मर्क्यूरी हमें यहां लिक्विड अवस्था में मिल जाएगा। यह हिसाब हो गया सिनेबार का। Cu2S कॉपर 1 ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, हीट करेंगे इसको भी बिलो रूम टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर बनेगा ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस आपको बहुत बार लिखकर देखने पड़ेंगे। ये भी रहता है सॉलिड अवस्था में, कॉपर 1 ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में। इसको दोबारा नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दोबारा रिएक्टेंट लिखता हूं, Cu2S प्लस O2, CuO प्लस SO2। क्या बनेगा यहां पर? Cu2 ये बनेंगे ट्वाइस Cu प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की अवस्था में। अब लास्ट वाली ही रिएक्शन है जो थोड़ी सिरदर्द है। Cu2S कॉपर 2 सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, हीट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट करेंगे। क्या बनेगा? Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब ये जो है Cu2S कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड Cu2S, इसको ये रिएक्टेंट इसको बॉक्स में डाल रहा हूं और यहां पर ये प्रोडक्ट इसको बॉक्स में डाल रहा हूं। कॉपर सल्फाइड रिएक्टेंट, कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट, इनको बॉक्स में डाल रहा हूं ताकि नीचे लिखने में आसानी हो जाए। Cu2O, इसको हीट करो, क्या बनेगा? यहां पर बनेंगे 4Cu सॉलिड अवस्था में, Cu कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे रिएक्शन हो सकता है आपको बैलेंस ना दिखे, इसको बैलेंस करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इससे हमें SO2, ये हमें लेना होगा ट्वाइस, तो ये हो जाएंगे 4, 6, कॉपर हो जाएंगे 6, SO2। हाँ, अब सही है। ओके, अब सही है। एक SO2, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। जब आपको रिएक्शंस कंफ्यूजिंग लगे, एक ही रिएक्शन एक ही पेज पे 10 बार लिखकर देखेंगे। जब आप 10-10 बार लिखकर देखेंगे तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, एटलीस्ट रिएक्शंस में गलतियां नहीं होंगी। ये मैं मेरे खुद की कोचिंग क्लास में भी वैसा ही करता हूं। जो रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शंस है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को क्या करता हूं, 10-10, 20-20 बार लिखने लगाता हूं और फिर छुट्टी दे देता हूं। तो फिर ऑब्वियसली क्या होता है, उनको प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप भी ऐसा ही करेंगे। ये ट्रिक है रिएक्शंस को ध्यान में रखने की। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मर्क्यूरी सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। ये एक रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? पहली रिएक्शन में जिंक सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन में, सॉरी, मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मर्क्यूरी ऑक्साइड SO2 अलग।
इसी को दोबारा हीट किया, बस हीट किया, तो ऑक्सीजन अलग और मर्क्यूरी लिक्विड अवस्था में अलग। कॉपर 1 ऑक्साइड, Cu2S मतलब कॉपर 1 ऑक्साइड, Cus मतलब कॉपर 2, अरे यार सॉरी Cu2S मतलब कॉपर 1 सल्फाइड और Cus मतलब कॉपर 2 सल्फाइड। ओके, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बनेगा Cu2O प्लस SO2। इसको और इसको दोनों को साथ में लिखेंगे, 6 कॉपर सल्फाइड अलग और सल्फर डाइऑक्साइड अलग। यह रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कोरोजन और कोरोजन को रोकने के तरीके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव कर लेंगे, ये रिएक्शंस बार बार देखेंगे। थैंक यू।